हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से क्लास में। हम लोग आज के इस लेक्चर में फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल एड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली समझेंगे कि क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड और किस प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर आप देख लें फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है इसके डेफिनेशन की ओर, तो डेफिनेशन को पहले समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कह रहा है फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है द सब्सटेंस विच हैव लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू बट इसेंशियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स। कुछ नहीं समझ में आया? चलिए एक मैं आपको थोड़ा सा अलग पेज पर लेके आता हूं, फिर समझाता हूं। कहने का मतलब है कि कोई भी डोजेस फॉर्म, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है ना, डोजेस फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि आपका डोजेस फॉर्म कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ले लो, एग्जांपल में टैबलेट ले लो, कैप्सूल ले लो, इमल्सन, सस्पेंशन, सिरप, जो भी लेना है आप कोई भी एक डोजेस फॉर्म ले लीजिए। तो डोजेस फॉर्म में मेनली दो पार्ट होता है, दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई, क्या होता है एपीआई, और दूसरा होता है एक्सिपिएंट्स जिसको एडिटिव्स भी कहते हैं। अब दोनों का रोल क्या है समझिएगा बात को। जो एपीआई होता है उस दवा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, नाम से ही पता चल रहा होगा सबसे ज्यादा एक्टिव चीज है, यानी कि उसमें मेन चीज है। इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। इसका क्या होता है? थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। अब ये थेराप्यूटिक इफेक्ट कौन सा शब्द है सर? थेराप्यूटिक इफेक्ट कहने का मतलब है कि जैसे आप पैरासीटामोल खाते हो तो पैरासीटामोल जब आप खाते हो तो आपका फीवर कम हो जाता है, बदन दर्द कम हो जाता है, इन्फ्लामेशन कम हो जाते हैं, है ना। तो आपका जो वो टैबलेट आपके बॉडी पर जो इफेक्ट शो किया, जो आपका दवा आपके बॉडी पर इफेक्ट शो कर रहा है, उसी को थेराप्यूटिक इफेक्ट कहते हैं या फिर उसी को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। उसी को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो दवा का वह भाग, दवा का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है वो एपीआई ही होता है। दवा मेनली किससे मिला हुआ है? कोई भी डोजेस फॉर्म, मैं एग्जांपल ले रहा हूं टैबलेट का, तो कोई भी टैबलेट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है एपीआई जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा होता है एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स। अब दोनों का रोल क्या है? एपीआई दवा का वह भाग है जो एक्चुअली बीमारी को ठीक करेगा, जो एक्चुअली थेरेपेटिक इफेक्ट बॉडी में शो करेगा, और एक्सिपिएंट वो है जो कि उस दवा को बनाने में हेल्पफुल है, दवा के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप पैरासीटामोल 650 mg, डोलो 650 mg खाते हैं, है ना, फीवर आता है तो खाते हैं या फिर देते हैं लोगों को। तो ध्यान रखिएगा कि डोलो 650 mg जो एक टैबलेट है, क्या उस टैबलेट का, एक टैबलेट का वजन 650 मिलीग्राम ही है क्या? नहीं, मिलीग्राम समझ रहे कितना कम होता है, तो टैबलेट का वजन तो काफी ज्यादा होगा। यानी उसमें जो डोलो है उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है? पैरासीटामोल है, जो एक्चुअली फीवर को ठीक कर रहा है। लेकिन वो जो एक टैबलेट है उसमें सिर्फ पैरासीटामोल ही नहीं है, पैरासीटामोल के साथ साथ और भी चीजें मिलाई गई हैं ताकि उसको टैबलेट को प्रॉपर एक शेप दिया जा सके, प्रॉपर कलर दिया जा सके, और प्रॉपर उसको अच्छे से स्वेल किया जा सके, है ना, स्वेलो किया जा सके, है ना, निगला जा सके, और जाने के बाद, निगलने के बाद पेट में अच्छे से डिसइंटीग्रेट हो सके। जैसे अलग अलग प्रकार के, उसी को एक्सिपिएंट्स कह देते हैं, जो कि दवा में वह भाग है जो कि बीमारी को तो ठीक करने में हेल्पफुल नहीं है लेकिन उस दवा के निर्माण में बहुत ज्यादा जरूरत होता है। जैसे कि बाइंडर्स एजेंट यूज कर देते हैं, है ना। जैसे आप समझो बात को कि कोई आपका पाउडर है ना, पाउडर है, उसमें ये देखो आपका एपीआई, ये आपका एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे डोलो 650 में पैरासीटामोल कितना होता है? 650 mg, तो एक टैबलेट में 650 mg एपीआई मिला दिए और उसके हिसाब से सुटेबल एक्सिपिएंट्स, सुटेबल कोई पाउडर लिए और पाउडर में मिला करके, उसको मिला करके अच्छे से मिक्स किए, और भी जो चीजें मिक्स करनी थी वो सब मिक्स करके उसके बाद उसको कंप्रेस किए, तो टैबलेट का निर्माण होता है। तो वही चीजें हैं कि डोजेस फॉर्म का जो प्रिपरेशन होता है, बनाया जाता है, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको एपीआई कहते हैं, दूसरा होता है एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स। एडिटिव्स कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड किए हैं। क्या इसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट होगा? क्या इसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट होगा? मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो नहीं।
ना के बराबर हो सकता है, या तो लिटिल, लिटिल लिटिल मतलब या तो थोड़ा बहुत हो भी सकता है, नहीं तो ना के बराबर। तो फिर इसका उपयोग क्या है, इसके बिना ही दवा दे दिया जाए। तो दवा को खाने लायक बनाने के लिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो पैरासीटामोल होता है ना एक्चुअल, वो इसका उतना दुर्गंध इतना गंदा होता है ना, मतलब उससे बहुत बदबू आती है, उसको आदमी जीभ पर नहीं रख पाएगा। उसको अगर सीधा पैरासीटामोल आपके जीभ पर रख दें तो बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, उसका इतना फैक्ट्री में जो इंडस्ट्री है उसमें बदबू होती है। लेकिन उसमें अलग अलग एक्सिपिएंट्स मिलाए जाते हैं ताकि उसका स्वाद कम से कम कड़वा आपको लगे और अच्छे से आप उसको स्वेलो कर पाएं, है ना। तो खाने लायक बनाने के लिए जरूरी होता है। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के एक्सिपिएंट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम जो आपने पढ़ा, फार्मास्यूटिकल एड्स, क्या पढ़ा था चैप्टर का नाम, फार्मास्यूटिकल एड्स। तो एड्स मतलब एडिटिव्स। तो बेसिकली आपको यहां पर इसके बारे में पढ़ना है, एडिटिव्स के बारे में। यही जो एक्सिपिएंट वाला हिस्सा है, एडिटिव्स वाला हिस्सा है, यही होता है फार्मास्यूटिकल एड्स। जैसे एग्जांपल में आप ले लो कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, दवाओं को अलग अलग कलर दिया जाता है ना। देखो ब्लू कलर, व्हाइट कलर, पर्पल कलर, अलग अलग कलर दिया जा रहा है। उसी में पढ़ना है फ्लेवरिंग एजेंट, जो अलग अलग फ्लेवर्स दिए जाते हैं। जैसे आप मल्टीविटामिन के सिरप लेते होंगे या फिर आपका म्यूकेंजियल डाइजिन सिरप वगैरह लेते होंगे, तो अलग अलग फ्लेवर में आता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये एंटासिड है तो ये मिंट फ्लेवर है, ये मिंट फ्लेवर है। तो अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट है। तो वो जो फ्लेवर डाला जा रहा है उसका बीमारी को ठीक करने में कोई रोल नहीं है, लेकिन उस दवा को आइडियल बनाना है, खाने लायक बनाना है, पेशेंट उसको आसानी से ले सके, इसके लिए उसमें अलग अलग चीजें ऐड की जाती हैं। जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग मतलब हुआ जो उसको मीठा कर सके, सैक्रीम, सुक्रोज, ये सब चीजें मिलाते हैं ताकि उस दवा का स्वाद थोड़ा सा सही किया जा सके, ताकि उसको उसमें हम लोग क्या कर सके, उस दवा को उस लायक बना सके ताकि आपका वो खाया जा सके पेशेंट के द्वारा। तो अब समझ में आया, कोई भी डोजेज फॉर्म दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो है एपीआई जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, और दूसरा हो गया एक्सिपिएंट्स जिसको एडिटिव्स भी कहते हैं, एडिटिव्स भी कहते हैं। तो जो एपीआई भाग है वो थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है, एक्चुअल बीमारी को ठीक करता है, और जो एक्सिपिएंट्स है वो बीमारी को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि थेरेपेटिक इफेक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत हो भी, लेकिन उसका मेन काम है दवा के फॉर्मुलेशन, दवा को शेप साइज उसका अलग अपना स्ट्रक्चर शेप वगैरह देना, उसको अच्छा बनाने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर जो एडिटिव्स वाला भाग है, ये जो एडिटिव्स वाला भाग है वो है फार्मास्यूटिकल एड, वो है फार्मास्यूटिकल एड। अब आप पढ़िए, अब अच्छे से समझ में आएगा फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है। द सब्सटेंस विच हैव लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा सा, या नो थेरेपेटिक वैल्यू, या तो कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं हो, बट लेकिन इसेंशियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल। वेरियस फार्मास्यूटिकल मतलब टैबलेट हो या कैप्सूल हो या सस्पेंशन हो, सिरप हो, हर चीज में इसका जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं, जिसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। मैं फिर से एक बार सब कुछ को रिमाइंड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या बोला, देखो भाई, कोई भी डोजेस फॉर्म है, कोई भी डोजेस फॉर्म, वो मेनली दो चीज से बनती है। एक तो मेन ड्रग एपीआई ड्रग, एक क्या एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा क्या एक्सिपिएंट्स, है ना। और एपीआई वाला हिस्सा क्या करता है, थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता है बॉडी में, बीमारी जिस बीमारी के लिए उसको ट्रीट करने के लिए दवा ले रहे हैं तो उसका एपीआई वाला हिस्सा ही ठीक करता है ना, एपीआई वाला हिस्सा ही ठीक करता है। लेकिन उसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एपीआई है, नहीं, क्योंकि सिर्फ एपीआई बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा कोई पेशेंट, फिर कोई दवाई खाना नहीं चाहेगा, है ना। तो उसको एक्सिपिएंट्स, है ना, उसमें फिर एक्सिपिएंट्स मिलाए जाते हैं, तब जाकर के मिलाकर उसका डोजेस फॉर्म बनाया जाता है। तो ये जो एक्सिपिएंट्स है वही एडिटिव्स है। तो द सब्सटेंस, देखो क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस विच हैव लिटिल, लिटिल यानी थोड़ा, या तो नो थेरेपेटिक वैल्यू, कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है, बट यानी लेकिन, इसेंशियल फॉर, इसेंशियल यानी बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट,
अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए जरूरी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है इसका डेफिनेशन और लोग कंफ्यूज होते जाते हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या क्लियर हुआ डेफिनेशन, क्या क्लियर हुआ डेफिनेशन? एक बार प्यार से सब लोग कमेंट में दिल बना दीजिए, है ना, है ना, एक बार प्यार से कमेंट में दिल बना दीजिए अगर क्लियर हुआ हो डेफिनेशन, है ना। कह रहा है देखो, द सबस्टांस विच हैव लिटिल और नो थेरापेटिक वैल्यू बट इसेंशियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स। उसी को हम फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं, है ना, उसी को हम फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को जरूर दोबारा भी देखिएगा, खत्म हो जाएगा तो इसको जरूर दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि पूरे स्टैटिस्टिक्स में आपको ये कॉन्सेप्ट काम देने वाला है, ठीक है। चलो गुड, चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग, क्या अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए कह रहा है क्या, देखो मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं पढ़ाने में, आराम आराम से चीजों को पढ़ाता हूं। चाहता तो ये डेफिनेशन 1 मिनट में पढ़ा के निकल जाता, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना और आगे बढ़ना नहीं है, आपको पढ़ाना है। मुझे तो पता ही था, आपको फील कराना है, आपको समझाना है, फार्मेसी को इंटरेस्टिंग बनाना है, समझ रहे हैं, गुड। इसलिए थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। दे मे बी ऑब्टेन्ड मेनी सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से मिल सकते हैं वो एक्सिपिएंट्स, अलग अलग सोर्स, अलग अलग स्रोत से मिल सकता है, जैसे कि कुछ जानवरों से मिलता है, तो कुछ वेजिटेबल्स से मिलता है, कुछ मिनरल्स जिसको खनिज कहते हैं, या तो कुछ सिंथेटिक जिसको लैब में बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। दे आर नॉट एपीआई, एक्चुअली क्या ये एपीआई होते हैं? नहीं, ये एपीआई नहीं होते हैं, दे आर नॉट एपीआई, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं। क्या फार्मास्यूटिकल एड्स एपीआई होता है? नहीं, ये एपीआई नहीं होता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फार्मास्यूटिकल एड की ओर पढ़ते हैं कि कोई भी फार्मास्यूटिकल एड्स जो भी है, जो भी फार्मास्यूटिकल एड है वो कैसा होना चाहिए। पहले तो एक और एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को, जैसे आपने कैप्सूल्स देखा होगा, कितने लोग कैप्सूल देखे हैं, कैप्सूल खाए हैं, कैप्सूल खाए हैं, बताइए, सब लोग कमेंट में बताइए, है ना, कैप्सूल खाए हैं? हाँ, कैप्सूल तो खाए होंगे। कैप्सूल दो तरीके का होता है, एक होता है जो हार्ड कैप्सूल होता है और एक होता है जो सॉफ्ट कैप्सूल होता है ना, सॉफ्ट पुछ पुछ करता होगा, है ना, और कुछ कैप्सूल होते हैं जो हार्ड होते हैं। वेरी गुड। जो आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, और देखिए नाम पूरा होता है उसका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो जो कैप्सूल का आउटर कवरिंग है ना, कैप्सूल का जो आउटर कवरिंग है, ध्यान रखिएगा, उसका बीमारी को ठीक करने में कोई रोल नहीं है, वो कोई दवाई नहीं है, वो कोई दवाई नहीं है। कैप्सूल का आउटर कवरिंग क्या है? एक्सिपिएंट है। किससे बना होता है? जिलेटिन से। किससे बना होता है? जिलेटिन से। ये क्या है? एक्सिपिएंट है। ध्यान से सुनिएगा, एक्सिपिएंट है, जिसको हम लोग एडिटिव्स कह सकते हैं, एडिटिव्स कह सकते हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल एड्स भी कह सकते हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल एड्स भी कह सकते हैं। एड्स मतलब होता है हेल्पिंग एजेंट, इसी को हम लोग हेल्पिंग एजेंट भी बोलते हैं, हेल्पिंग एजेंट, है ना, मदद करता है ना। तो जिलेटिन से बना होता है, जिलेटिन से। अब ये जिलेटिन क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जिलेटिन का निर्माण पता है कैसे होता है? पता है किसी को? जानवरों के चमड़ियों एवं हड्डियों से होता है, एनिमल्स के बोन्स और स्किन से। तो जो भी सो कॉल्ड वेजिटेरियन बाबा बनते हैं ना, वेजिटेरियन है हम, कभी ना कभी तो कैप्सूल खाए होंगे। दुनिया का ऐसा कोई कैप्सूल है ही नहीं जो बिना जिलेटिन के बन जाए, और कोई ऐसा जिलेटिन नहीं बना जो कि बिना जानवर के चमड़ी और हड्डी का उपयोग किए बन जाए। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूं, जो जिलेटिन है वो जानवरों के चमड़ी और हड्डियों को गला करके उससे बनता है जिलेटिन, है ना। ध्यान रखिएगा, जो फैक्ट्री जहां इंडस्ट्री में, जब हम लोग इंडस्ट्रियल टूर में गए थे तो मैंने देखा था बहुत बदबू आती है, उस एरिया से बहुत ज्यादा बदबू आता है, ये जिलेटिन वाला एरिया जहां बनता है ना। तो जिलेटिन आपका बन के निकलता है। ये जो आउटर कवरिंग है, तो जिसकी आउटर कवरिंग हार्ड होती है, टाइट होता है, तो उसमें अलग अलग चीजें और मिलाई जाती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैप्सूल वाले चैप्टर में, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि ये जिलेटिन एक्चुअली एक्सिपिएंट है। और ये जिलेटिन का उपयोग ही इसलिए किया जाता है जो दवा बहुत ज्यादा कड़वा टेस्ट का है, जो दवा बहुत ज्यादा कड़वा टेस्ट का है, जिसको आप टैबलेट तो फिर भी जीभ पे रखा जाता है, बर्दाश्त कर लीजिएगा,
निगल के, जो थोड़ा बहुत है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कड़वा है ना, जैसे लिवर ऑयल वगैरह हो जाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह हो जाता है, तो जो बहुत ज़्यादा आपका कड़वा दवा है ना, जो आपका विटामिन ए की जितनी भी कैप्सूल्स वगैरह आती हैं उसमें क्या होता है, कॉड लिवर ऑयल वगैरह होता है, फिश लिवर का मतलब मछलियों के यकृत का तेल होता है, बहुत कड़वा स्वाद होता है, तो उसको सीधा आप निगलेंगे तो उल्टी ही हो जाएगा। तो उसके ऊपर ये जिलेटिन चढ़ाया जाता है जो कि टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस कहने का मतलब कोई स्वाद नहीं होता है ना, जिससे कि आदमी, और ये जिलेटिन अपने बॉडी में जाती है, तुरंत से डिजॉल्व हो जाती है, तुरंत से डिजॉल्व, तो वो पेट में जाने के बाद क्या स्वाद है ना, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो जिलेटिन का इंपॉर्टेंट रोल है ना। क्या जिलेटिन बीमारी को ठीक करेगा? नहीं, कोई बीमारी को ठीक नहीं करेगा, लेकिन ये जिलेटिन दवा को बनाने में काफी हेल्पफुल है, जिस दवा का बहुत ज्यादा खराब स्वाद होता है ना। तो आपका अब समझ में आया कि कोई दवा है जिसको टैबलेट के रूप में, कोई दवा है जिसको कैप्सूल के रूप में। तो क्यों कैप्सूल बनाएं? क्योंकि जिस दवा का स्वाद बहुत ज्यादा खराब होता है, कड़वा होता है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उल्टी हो जाएगी, तो उसके लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का एक्सिपिएंट या एडिटिव्स हो गए। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? तो ये एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है ना, तो वही चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। तो कोई भी फार्मास्यूटिकल एड्स या एक्सिपिएंट्स, उसी को एक्सिपिएंट भी बोल रहे हैं, उसी को एडिटिव्स भी बोल रहे हैं, उसका क्या क्या नेचर होना चाहिए, मान लो ये जिलेटिन आपके पेट में जाते ही पूरा इरिटेटिंग होता, पेट में पूरा इरिटेट कर देता और पूरा उल्टी वगैरह हो जाती, तो क्या ये फार्मास्यूटिकल एड यूज कर पाते हैं हम लोग? नहीं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो सबसे पहले वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए, केमिकली स्टेबल यानी कि वो खराब नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अब दवा बना के दिए कुछ दिन में खराब हो गया, नहीं, खराब नहीं होना चाहिए। रिक्वायर लेस इक्विपमेंट, उसको बनाने में कम से कम इक्विपमेंट इस्तेमाल करना पड़े। नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, वो रिएक्ट और किसी चीज से नहीं करे, ऐसा नहीं कि किसी चीज से रिएक्ट करके खराब हो जाए, नहीं। नॉन रिएक्टिव, एकदम स्टेबल, उसी को तो स्टेबल कहते हैं। नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होना चाहिए, अगर जहरीला होगा तो आपको ही हानि करेगा। तो नॉन टॉक्सिक, क्योंकि आप खाने वाले हैं उसको, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता होना चाहिए। एफिशिएंट इन यूज करना आसान तरीके से होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आइडियल यानी बढ़िया, आइडियल मतलब क्या होता है, कोई भी होता है ना आइडियल बॉय, माने कि अच्छा लड़का, तो आइडियल फार्मास्यूटिकल एड्स वही होगा जो केमिकली स्टेबल होगा, लेस इक्विपमेंट्स उसमें जरूरत होंगी, प्लस नॉन रिएक्टिव होगा, नॉन टॉक्सिक होगा, इकोनॉमिकल होगा और एफिशिएंट इन यूज होगा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल ऐसे बनेंगे, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है ना, प्लस उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए, तो आपको बताना होगा। और इस तरीके से जो मैंने बनाया है ना फ्लो चार्ट, यहाँ पर डोजेस फॉर्म इक्वल टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सिपिएंट, तो ऐसे एग्जाम में जरूर बना दीजिएगा, कोई इमेज नहीं बनाइएगा, लेकिन ये वाला लिख करके इसको लिखा दीजिएगा कि यही है ना, तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको, एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना। वेरी गुड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, मैंने बताया था ना क्लासिफिकेशन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अलग अलग आधार पर, जैसे ओरिजिन, उसका उत्पत्ति किस पे हुआ है, जैसे कि एनिमल से हुआ है या प्लांट से हुआ है, मिनरल से या सिंथेटिक। जैसे हमने पढ़ा अभी जिलेटिन भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल एड है। क्या है? जिलेटिन भी अपने आप में एक फार्मास्यूटिकल एड है जो एनिमल से प्राप्त होता है, तो एनिमल सोर्स वाला हो गया। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल में याद रख लीजिएगा, जो पूछा जाता है मैं आपको बता दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा, ये सब एक्सिपिएंट है, ये सब क्या है, एक्सिपिएंट है। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक बार एग्जाम में आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में इस तरीके के सवाल आए थे कि क्या कोई भी एक्सिपिएंट कभी भी कोई थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं कर सकता है? तो नहीं करता है बात अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत कर भी सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि एकदम से मना ही है कि अगर कोई थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रहा है तो एकदम खत्म है, नहीं, अगर वो बॉडी में जाके ठीक ठाक इफेक्ट शो भी कर रहा है, थोड़ा बहुत लिटिल हो भी सकता है, नहीं भी, है ना। एकदम से मेन काम इफेक्ट करना किसका है, थेरेपेटिक इफेक्ट शो करना किसका है, बताइए कमेंट में। थेरेपेटिक इफेक्ट शो करना मेन काम है एपीआई का, और ये जो एक्सिपिएंट्स हैं या एडिटिव्स हैं इसको सपोर्ट करना है, हेल्प करना है दवा के मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन एपीआई के साथ साथ हो सके आपका एड्स जो है फार्मास्यूटिकल एड है, थोड़ा बहुत थेरेपेटिक इफेक्ट भी शो कर सकता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई चीजों से ही ना बना हुआ है। देखिए एनिमल सोर्स जैसे कि जिलेटिन हो गया, आपने देख लिया कैप्सूल में यूज होता है, किस में यूज होता है, कैप्सूल, कभी मत भूलिएगा, नींद में भी कोई पूछे। बीज वैक्स, क्या होता है बीज वैक्स, तो आपके जो आपका हनी है ना,
हनी बी का जो होता है वो आपका छत्ता, उसमें से जो वैक्स निकलते हैं उसको बीज वैक्स कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल होता है। हनी का इस्तेमाल होता है। लैक्टोज, लैक्टोज शुगर क्या है, आपके अलग मिल्क वगैरह से मिलते हैं लैक्टोज, तो मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ों का उपयोग आपका यूज होता है ना, फार्मास्यूटिकल एड है ये सब चीज़ें, ठीक है। प्लांट सोर्स में आपका एग्जाम्पल हो गया स्टार्च, प्लांट से पाया जाता है। टर्मेरिक, हल्दी, याद कीजिए हल्दी का उपयोग कलरिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है, नेचुरल कलरिंग एजेंट है एक प्रकार का, है ना। विको टर्मेरिक क्रीम कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बाकी इसका थेरेपेटिक इफेक्ट भी है, हल्दी बहुत ज़्यादा अच्छा शो भी करता है, इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन इसको कलरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। टर्मेरिक पीला रंग देने के लिए होता है, इसमें करक्यूमिन पाया जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ध्यान रखिएगा। स्टार्च, टर्मेरिक, अकेसिया गम है, ये एक प्रकार का क्या है, गम है, अकेसिया गम है। पिपरमिंट, ये सब आपका क्या है, आपके प्लांट सोर्स से प्राप्त होते हैं। मिनरल सोर्स से क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो मिनरल सोर्स से जैसे टाल्क, सिलिका, केलेमाइन, पैराफिन, ये सब हमें खनिजों से प्राप्त होता है जो कि दवाओं के निर्माण में हेल्पफुल होता है। सिंथेटिक सोर्स से बात करें जो कि हम लोग लैब में बना रहे हैं, तो जैसे बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पोविडोन, ये सब चीजें हो गई जो कि आपके सिंथेटिक सोर्सेज से हो गई, है ना। तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या क्या बोला, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है हाईलाइट कर देता हूं। तो ये सारा ओरिजिन वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। यहां से सवाल एग्जाम में बनते हैं एमसीक्यू बेस्ड। बताओ भैया, 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा एनिमल सोर्स है, या एनिमल सोर्स बोलेगा इसमें से कौन सा एनिमल सोर्स है, ऑप्शन दे देगा कौन सा प्लांट सोर्स है। तो जो जो लिखा है मैंने ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। जैसे आपका एनिमल सोर्स किससे है, कौन कौन सा है, जिलेटिन, है ना, बीजवैक्स, हनी, लैक्टोज, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। प्लांट सोर्स स्टार्च, कोई कंफ्यूजन नहीं, टर्मेरिक, अकेसिया, पिपरमिंट, याद कर लीजिए। मिनरल सोर्स में है टाल्क, सिलिका, कैलामाइन, पैराफिन, ये याद कर लीजिए। सिंथेटिक सोर्स में है आपका बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पोविडोन, ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे जो करवाने वाला हूं उतना नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। जिलेटिन आप समझ चुके हैं। अब है बेस्ड ऑन डोजेज फॉर्म। बेस्ड ऑन डोजेज फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि अलग अलग डोजेज फॉर्म के आधार पर अलग अलग प्रकार के हम लोग उसमें यूज करते हैं, आपका क्या कहते हैं कि उसमें एक्सिपिएंट्स। जैसे अगर कोई सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म मतलब क्या हुआ, टैबलेट, जैसे क्या हुआ, टैबलेट, कोई टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ये सब सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है। जो ठोस आकार का, ठोस में प्रतीत होता है हमें दवाएं, तो उसको हम लोग सॉलिड डोजेज फॉर्म कहते हैं, है ना, है ना। ध्यान से समझिएगा, सॉलिड डोजेज फॉर्म, ध्यान से समझिएगा। अभी आप लोग थोड़ा फोकस कीजिए पढ़ने पर, कमेंट बाजी लास्ट में मैं डाउट ले लूंगा आप लोग का, टेंशन ना लीजिए। सॉलिड डोजेज फॉर्म, है ना, क्या होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो ठोस में दिखता है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, उसमें कौन कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स का उपयोग होता है, जैसे बाइंडर्स का उपयोग करते हैं। बाइंडर्स क्या करते हैं, उस दवाओं में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसको बाइंड करके रखेगा। अडेसिव उसी को कहते हैं जो चिपका के रखेगा। जैसे हमने बताया था ना, अकेसिया प्लांट सोर्स से मिल रहा था, तो ये भी एक प्रकार का बाइंडर्स है। जिलेटिन, स्टार्च, पेस्ट, पोविडोन, ये सब बाइंडर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस सबको नहीं रटिएगा कोई बात नहीं, इस सब से एमसीक्यूज नहीं आता। लुब्रिकेंट के तौर पर टाल्क का इस्तेमाल होता है, स्टीरिक एसिड, वेजिटेबल ऑयल, कैल्शियम स्टीरेट, लेकिन ये जरूर याद कर लीजिएगा, यहां से सवाल एग्जाम में बनते हैं, ये वाला स्लाइड से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए। ग्लाइडेंट, जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेगा, ऐसा दवा दे ताकि उसको आराम से ग्लाइड करे उसमें, है ना। तो स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह यूज करते हैं। डिसइंटीग्रेंट, डिसइंटीग्रेंट वो होते हैं जो कि, अब देखो स्टार्च यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, है ना, डिसइंटीग्रेंट के तौर पर भी यूज करते हैं स्टार्च का, और कहीं ना कहीं बाइंडर्स के तौर पर। तो स्टार्च का अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो अलग अलग तरीके से यूज कर देते हैं। जैसे डिसइंटीग्रेंट मतलब हुआ कि कोई भी दवा आप जब खाते हैं तो वो पेट में जाता है तो वो धीरे धीरे टूट जाता है ना, तो उसी प्रोसेस को डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, उसी प्रोसेस को डिसइंटीग्रेशन। तो उस दवा में ऐसा क्या मिलाया जाए तो कि पेट में जाते ही आराम से टूट जाए, है ना, तो उसको डिसइंटीग्रेंट कहते हैं। तो उसमें स्टार्च, सेलुलोज, क्लेज, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के तौर पर यूज किया जाता है ना, है ना, वेरी गुड। अब कलरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो कलरिंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि उसको कलर देने का काम करता है। इन सब का डेफिनेशन आगे के लेक्चर्स में मैं 1 बाय 1 प्रॉपर पढ़ाऊंगा, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेंट। अभी तो बेसिक आपको समझाया जा रहा है क्या क्या है, ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन समझिए, उसके बाद एग्जाम उसका डेफिनेशन, ओके, वेरी गुड। कलरिंग एजेंट्स में आपके डाइज और लेक्स आ जाते हैं, डाइज और लेक्स जैसे कि अलग अलग कलर करने वाले। फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर स्प्रे ड्राइड एंड अदर फ्लेवर सिरप आ जाते हैं। स्वीटनर्स में मैनिटॉल, सैक्रिन,
सैक्रीन, ये सब चीजें। हाँ याद रखिएगा, मैनिनटॉल और सैक्रीन जो है ये सब पूछा जाता है, ये स्वीटनिंग एजेंट है। कौन सा स्वीटनिंग एजेंट है? तो मैनिनटॉल, सैक्रीन, ये सब क्या है? एक प्रकार का स्वीटनिंग एजेंट है ना, स्वीटनिंग एजेंट है। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब आते हैं लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या? सिरप। आप सिंपल अभी कुछ नहीं पढ़े हो तो इतना तो पता है लिक्विड क्या होता है, सिरप होता है। तो सिरप वगैरह में जैसे सॉल्वेंट के तौर पर क्या यूज, जो सॉल्वेंट है, जैसे अगर मान लो वाटर का यूज कर रहे हैं तो वाटर का कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं है हमारे बॉडी पर, है ना, लेकिन वो दवा के निर्माण में बिना पानी के कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म बन जाएगा क्या? बिना सॉल्वेंट के बन जाएगा क्या? नहीं, पानी के, या तो पानी, या तो अल्कोहल, या तो एसिटिक एसिड, या तो सिरप। अब सिरप क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं और शुगर उसमें 66.7% रखेंगे तो वो सिरप कहलाता है। बाकी आपको ये सब चीज का डेफिनेशन पढ़ना है अच्छे तरीके से, मैं पढ़ाऊंगा, घबराइए नहीं, ठीक है। सॉल्वेंट्स में आपको क्या क्या है? वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, सिरप वगैरह है। जैसे बफर, बफर क्या होते हैं? बफर वो होता है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसमें बफर वो एक तरीके का चीज है जो कि उसके पीएच को मेंटेन करके रखता है, ना पीएच बढ़ने देगा ना घटने देगा। बफर सॉल्यूशन जिसमें भी ऐड कर देंगे तो उसमें आपके हो जाते हैं फॉस्फेट बफर, एसीटेट बफर, सिट्रिक एसिड फॉस्फेट बफर वगैरह आ जाते हैं। जैसे एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है ना, उसमें प्रिजर्वेटिव के तरह पे यूज करते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार का खराब ना हो, कोई माइक्रोबियल अटैक ना आए। तो बेंजाइल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, फिनॉल का इस्तेमाल होता है। एंटी फोमिंग एजेंट्स के तौर पर किसका इस्तेमाल होता है? ऑर्गेनिक फॉस्फेट का इस्तेमाल होता है, अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, पैराफिन ऑयल का इस्तेमाल होता है। थिकनिंग एजेंट के तौर पर मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज का इस्तेमाल होता है। ये सब रटना नहीं है, इक्का दुक्का एग्जांपल आप याद रख लीजिए। ह्यूमेक्टेंट के तौर पर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का यूज होता है। चिलेटिंग एजेंट डाइसोडियम EDTA, सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड, इमल्सिफाइंग एजेंट सेट्रीमिड, मैक्रोगोल एस्टर्स। ये सब रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड, दिमाग वहां पे ज्यादा खर्च कीजिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। स्वीटनिंग एजेंट्स सुक्रोज, सॉर्बिटोल, सुक्रालोज, ये सब चीजें यूज की जाती हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में। अब चलिए थोड़ा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ लेते हैं। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जैसे कि आपका समझ सकते हो सेमी सॉलिड हो, है ना, जैसे पेस्ट, ऑइंटमेंट, लोशन, ये सब सेमी सॉलिड होता है। तो इसमें आपका क्या क्या यूज होता है? एक्सिपिएंट्स, तो प्रिजर्वेटिव के तौर पर बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट, प्रोपाइल, पैराबीन, ये सब चीजों का उपयोग होता है। जबकि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन, है ना, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल एनिसोल, ये सब चीजों का यूज होता है। एंड सोल्यूबलाइजर्स के तौर पर लैनोलिन, कोलेस्टेरॉल का इस्तेमाल होता है। एंड जेलिंग एजेंट्स के तौर पर प्यूमिलिन, है ना, प्यूमिलिन, ज़ैंथेन गम वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो कि आपके अलग अलग प्रकार के डोजेस फॉर्म पर थी। अब पहले कुछ क्वेश्चन करिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा जो क्वेश्चन एक्चुअली आता कैसे है ना, क्वेश्चन एक्चुअली, है ना, आता कैसे है। चलिए सब लोग क्वेश्चन का आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल एड्स आर, क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स? एक्टिव ड्रग होते हैं, इनएक्टिव ड्रग होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, या ऑल ऑफ दीज? बताइए। तो ये एक्टिव ड्रग होता है ना, ये एक्टिव ड्रग नहीं होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। क्या इनएक्टिव ड्रग्स होते हैं? नहीं, इनएक्टिव भी नहीं होते हैं, एडिटिव्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एडिटिव्स होते हैं, एडिटिव्स, या फिर इसी को हम लोग एक्सीपिएंट कह देंगे, एक्सीपिएंट, है ना, इसको हम लोग हेल्पिंग एजेंट कह देंगे, हेल्पिंग एजेंट, है ना। और इसमें नो थेरेपेटिक वैल्यू, इसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होता है, थेरेपेटिक वैल्यू, या फिर और लिटिल थेरेपेटिक वैल्यू। लिटिल थेरेपेटिक वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ? लिटिल थेरेपेटिक वैल्यू कहने का मतलब थोड़ा बहुत थेरेपेटिक वैल्यू होगा, थोड़ा बहुत थेरेपेटिक वैल्यू होगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट है विच इज नॉट द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल एड, इसमें से कौन सा आइडियल प्रॉपर्टी नहीं है? कौन सा आइडियल प्रॉपर्टी नहीं है? नॉट, देख रहे हो, मतलब कौन सा खराब चीज है ना, कौन सा नहीं होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है टॉक्सिक। फार्मास्यूटिकल एड क्या टॉक्सिक होना चाहिए? नहीं, यही ऑप्शन हो जाएगा ना, टॉक्सिक मतलब जहरीला थोड़ी होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए था। नॉन रिएक्टिव, यस, ये तो सही है, ये तो होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल एड नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, वेरी गुड। नॉन इरिटेटिंग, वेरी गुड। स्टेबल भी होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। और नॉट पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा टॉक्सिक, आंसर हो जाएगा टॉक्सिक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ना, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से क्वेश्चन है एपीआई स्टैंड्स फॉर, एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? सब पीवाईक्यूज करा रहा हूं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो कि फालतू का है। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जिट एग्जाम में हेल्पफुल करेगा।
APIs स्टैंड्स फॉर, API का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट, एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसका कि एक्चुअली थेरापेटिक है ना, थेरापेटिक वैल्यू होता है, जिसका कि एक्चुअली थेरापेटिक वैल्यू होता है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of a pharmaceutical aid obtained from an animal source। कह रहा है कि which of the following is an example of a pharmaceutical aid, जो कि हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। ऐसा बताओ जो कि एनिमल सोर्स से। तो स्टार्च, टाल्क, जिलेटिन या पोविडोन। तो हमने पढ़ रखा है मेरे भाई जिलेटिन जो है हमें प्लांट से, सॉरी एनिमल से मिलता है, जानवरों के चमड़ियों एवं हड्डियों से, जिससे कि हम लोग याद कीजिए कैप्सूल का सेल बनाते हैं, कैप्सूल के सेल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है ना। स्टार्च हमें प्लांट से मिलता है, टाल्क हमें याद कीजिए मिनरल से। तो मैंने इसीलिए बताया था ये वाला जो पैराग्राफ है एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से सुनो। एनिमल सोर्स से जिलेटिन, बीजवैक्स, हनी, लैक्टोज याद रखिएगा। प्लांट सोर्स से स्टार्च, टर्मेरिक, एकेसिया, पिपरमिंट। मिनरल सोर्स से टाल्क, सिलिका, कैलामीन, पैराफिन। और सिंथेटिक सोर्स में बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पोविडोन। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यहां पर जो पोविडोन है वो क्या है? आपका पोविडोन जो था ये आपका क्या हो गया? देखो ये तो आपका प्लांट सोर्स से हो गया, वेरी गुड, एकदम याद रहना चाहिए। टाल्क मिनरल हो गया, वेरी गुड। पोविडोन जो हो गया वो सिंथेटिक हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स। इसमें से कौन सा प्लांट सोर्स से मिला है? कौन सा प्लांट सोर्स से मिला है? लैक्टोज, पैराफिन, अकेसिया या बोरिक एसिड? इसका जवाब दीजिए। लैक्टोज, पैराफिन, अकेसिया या बोरिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट सोर्स से तो लैक्टोज तो नहीं, लैक्टोज शुगर एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है, ये एनिमल है, वेरी गुड। पैराफिन याद करो ये आपका मिनरल होता है। बोरिक एसिड आपका सिंथेटिक होता है। अकेसिया, स्टार्च, पेपरमिंट है ना। अकेसिया एक प्रकार का गम है, टैबलेट में बाइंडर्स के बाइंडिंग एजेंट के तौर पर, अधेसिव एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, सब पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल ये टॉपिक था। तो कैसा रहा क्लास, है ना। तो अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच। और जो लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम पर्सनल आईडी है, जहाँ पर मैं इंफॉर्मेटिव रील्स शेयर करता हूँ आपके साथ, थोड़ा मस्ती वाले अंदाज में। तो आप लोग चाहते हैं तो वहाँ पे भी आ सकते हैं। मोर देन 9000 स्टूडेंट्स, फार्मा स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप भी अपडेटेड रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।